हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। कंफर्म करें आपका ऑडियो और वीडियो एक्सेसिबल है आपको। प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज ओके विद यू। So all students who have already joined it, please confirm quickly your audio and video is okay so that we can start the discussion. कंफर्म कर देंगे सभी स्टूडेंट्स ताकि हम डिस्कशन को शुरू कर सकें। वेल, लेट अस स्टार्ट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे डिस्कशन रिलेटिंग टू टॉपिक्स इन चैप्टर नंबर 8 मॉड्यूल बी ऑफ ABFM। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक जो रिलेटेड है वो है फाइनेंशियल लीवरेज को लेकर के। फाइनेंशियल लीवरेज क्या होते हैं? फ्रेंड्स, अगर किसी भी बिजनेस को फाइनेंस करना है, किसी भी प्रोजेक्ट को फाइनेंस करना है, तो फाइनेंस करने के लिए ब्रॉडली जो सोर्सेज हैं, सोर्सेज टू फाइनेंस, सो वो दो सोर्सेज दो तरह के हो सकते हैं। एक सोर्स हो सकते हैं उनका अपना कैपिटल, so one source could be capital, और दूसरा सोर्स हो सकता है मनी बोरो करना। तो वन कुड बी कैपिटल, अनदर कुड बी टू बोरो द मनी, मनी को बोरो करना। सो देयर कुड बी टू सोर्सेज। तो एक बन जाता है हमारा सोर्स ओन फंड्स, दूसरा हमारा सोर्स बन जाता है बोरोड फंड्स। अब कितने फंड्स ओन्ड फंड होने चाहिए, कितने फंड्स बोरोड होने चाहिए? बिकॉज ओन्ड फंड्स को इन्वेस्ट करना उसके अपने बेनिफिट्स हैं और बोरो फंड्स को इन्वेस्ट करना उसके अपने बेनिफिट्स हैं। अब जो फाइनेंशियल लीवरेज है वो इन्हीं के साथ रिलेटेड है। सो फाइनेंशियल लीवरेज मीनिंग एनहेंसिंग अर्निंग पर शेयर विदाउट शेयर होल्डर ब्रिंगिंग मनी देमसेल्व्स। तो फाइनेंशियल लीवरेज किस चीज को रिलेट करता है? ये रिलेट करता है कि जो ओन्ड फंड्स हैं इनके ऊपर जो अर्निंग है पर शेयर वो इंक्रीज करे, और वो भी बगैर ओन्ड फंड्स और इन्वेस्ट किए। यानी अगर ओन्ड फंड्स पहले से इन्वेस्टेड हैं लेट अस से 100 और उनके ऊपर रिटर्न आ रहा लेट अस से 18% का, और फाइनेंशियल लीवरेज में व्हाट विल हैपन, फंड्स बोरो करके पैसा इन्वेस्ट किया जाए और ओन्ड फंड्स के ऊपर जो रिटर्न है उसको इंक्रीज किया जाए। तो इसको हम कहते हैं फाइनेंशियल लीवरेज। यानी शेयर होल्डर्स को और पैसा नहीं लेके आना पड़े लेकिन उनका जो अर्निंग पर शेयर है वो इंक्रीज हो जाए। और ये कैसे किया जाएगा? सो दिस विल बी डन बाय इन्वेस्टिंग द मनी आउट ऑफ बोरिंग। तो पैसा बोरो करके इन्वेस्ट किया जाए जिससे अर्निंग पर शेयर इंक्रीज किया जाए। सो दैट प्रोसेस, दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज फाइनेंशियल लीवरेज। By borrowing funds, a company acquires assets which add value to the business and increase EPS. Now, we may be wondering कि अर्निंग पर शेयर बोरो करके कैसे इंक्रीज किया जा सकता है? सो व्हेन मनी इज बोरोड, लेट अस से ए बिजनेस विच इज ऑलरेडी रनिंग, तो इट बोरोड सम ऑफ रुपीज से 50 करोड़। इस 50 करोड़ से एसेट्स क्रिएट किए गए
और उन एसेट्स को जब यूज किया गया तो प्रोडक्शन को इंक्रीज किया गया, सेल को इंक्रीज किया गया और प्रॉफिट को इंक्रीज किया गया आफ्टर पेइंग इंटरेस्ट ऑन दैट बोरोड मनी। सो जब ये प्रॉफिट इंक्रीज करेगा तो ऑटोमेटिकली अर्निंग पर शेयर इंक्रीज कर जाएगा। सो बाय बोरिंग फंड्स ए कंपनी अक्वायर्स एसेट्स विच एड वैल्यू टू द बिजनेस। सो वैल्यू टू द बिजनेस को ऐसे ऐड करते हैं बाय वे ऑफ अर्निंग एक्स्ट्रा प्रॉफिट, और जब एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा तो एग्जिस्टिंग ईपीएस अर्निंग पर शेयर वो इंक्रीज करेगा। दिस हैपन्स व्हेन कॉस्ट ऑफ बोरोड फंड्स इज लेस देन the value added by these additional assets purchased through debt or by way of borrowing. अब ये इसमें एक कंडीशन हो गया। सो कंडीशन क्या है कि ये जो पैसा बोरो किया गया टू क्रिएट एसेट्स, इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो ये कितना होना चाहिए। सो व्हेन कॉस्ट ऑफ बोरोड फंड्स इज लेस देन वैल्यू एडेड बाय दीज एडिशनल एसेट्स, सो इस बोरोड मनी के ऊपर जो इंटरेस्ट पे किया गया वो उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट से कम होना चाहिए, क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस इनकर किए हैं, अगर जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस इनकर किए जिसके कारण प्रॉफिट रिड्यूस हो तो दैट विल नॉट हेल्प। तो ये कंडीशन क्या है, इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करने के बाद सो देयर शुड बी सम एक्स्ट्रा प्रॉफिट, सो देयर शुड बी सम एक्स्ट्रा प्रॉफिट, तो ओनली देन फाइनेंशियल लीवरेज हमारा सक्सेसफुली काम करेगा। सो फाइनेंशियल लीवरेज को हम एक स्ट्रेटेजी के तौर के ऊपर भी डिफाइन कर सकते हैं। फाइनेंशियल लीवरेज इज ए स्ट्रेटेजी which is used by the company where they borrow money to increase their return on investment of equity investors। जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी रिटर्न को इंक्रीज करने के लिए वो फंड्स बोरो करते हैं और एडिशनल एसेट्स क्रिएट करके एडिशनल प्रॉफिट अर्न करते हैं। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। सो आई एम श्योर कि फाइनेंशियल लीवरेज का ये जो कॉन्सेप्ट है ये आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। तो अगर ऐसा है और आप हर चीज़ अच्छे से नोट भी कर पा रहे हैं तो क्विकली कंफर्म कर देंगे नो क्वेश्चन टाइप करके NQ। सो टाइप NQ so that I come to know that everything is now clear to you regarding what is a financial leverage. Now, फाइनेंशियल लीवरेज के पिटफॉल्स क्या है, ड्रॉबैक्स क्या है, नेगेटिव पॉइंट्स क्या हो सकते हैं। सो व्हाट इज द पॉसिबल पिटफॉल। सिंस यूज ऑफ मोर बोरिंग इंक्रीज रिटर्न ऑन इक्विटी, देयर कैन बी टेम्पटेशन टू कीप एंड इंक्रीजिंग द बोरिंग विदाउट इंक्रीजिंग द क्वांटम ऑफ इक्विटी कॉरस्पॉन्डिंगली। तो क्योंकि जब एक्स्ट्रा मनी बोरो किया जाएगा और बोरो करके रिटर्न ऑन इक्विटी को इंक्रीज किया जाएगा तो उस केस में ये टेम्पटेशन हो सकती है किसी भी कंपनी के लिए कि वो इस बोरिंग को इंक्रीज करती रहे और मैचिंग इक्विटी को वो इंक्रीज ना करे, तो वो एडिशनल कैपिटल ना लेकर के आए कॉरस्पॉन्डिंगली, लेकिन बोरिंग को इंक्रीज करती जाए, तो यहाँ पे पिटफॉल हो सकता है, यानी यहाँ पे बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। नो ये रिस्क क्या होगा। सो इफेक्ट ऑफ हायर रेशियो ऑफ डेट इन रिलेशन टू इक्विटी राइजेस। तो यहाँ पे जो डेट और इक्विटी का रेशियो है वो एडवर्स होना शुरू हो जाएगा, यानी किसी भी बिजनेस के अंदर
कितना डेट होना चाहिए, कितना इक्विटी होना चाहिए, इनका एक रेशियो होता है। और बैंकों में नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में ये रेशियो 2:1 का होता है। तो अगर इंक्रीजिंगली बोरो किया जाए और मैचिंग इक्विटी कंट्रीब्यूट ना की जाए तो देन दिस रेशियो विल स्टार्ट एडवर्सली। तो अगर ये रेशियो 3:1 हो सकता है, देन 4:1 हो सकता है, देन इट कुड बी एनीथिंग। तो जैसे जैसे ये रेशियो इंक्रीज करेगा तो उसके अपने पिटफॉल्स हैं, उसके अपने ड्रॉबैक्स हैं, क्योंकि इंक्रीजिंग डेट को इंटरेस्ट पे करके और उसके इंस्टॉलमेंट को पे करके सर्विस करना होता है, और उसके लिए एडुकेट प्रॉफिट, एडुकेट कैश जनरेट होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे रिस्क रहता है ये रेशियो को डिटीरियोरेट होने का। और डेटो अगर रेशियो अगर डिटीरियोरेट होता है तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है, जो लेंडर्स हैं, जो लोन देने वाले हैं, सो दे विल नॉट बी विलिंग टू लेंड फर्दर। सो वो आगे और लोन देने को तैयार नहीं होंगे। और अगर डेट इक्विटी रेशियो डिटीरियोरेट करती है तो उसका जो क्रेडिट रेटिंग है, तो उस कंपनी का क्रेडिट रेटिंग विल ऑल्सो गो डाउन। तो जब क्रेडिट रेटिंग डाउन जाएगी तो उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा, तो अगर लेंडर लेंड करते भी हैं तो दे विल चार्ज हायर इंटरेस्ट रेट, और जब वो हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे तो इंटरेस्ट की कॉस्ट इंक्रीज करेगी। और ऐसा हो सकता है कि इंटरेस्ट की कॉस्ट जो एक्स्ट्रा रिटर्न आ रहा है उस रिटर्न को रिड्यूस कर दे इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग दैट रिटर्न। सो दैट इज बिग पिटफॉल व्हेन फाइनेंशियल लीवरेज को बियॉन्ड ए पॉइंट यूज किया जाता है। व्हेन बोरिंग इंक्रीजेज, द क्वेश्चन टू absorb adverse business events also declines। तो अगर बोरिंग इंक्रीज करती है तो उस केस में जो एक कंफर्ट होता है, एक क्वेश्चन होता है कि एडवर्स बिजनेस इवेंट्स जो हैपन हो सकती हैं वो क्वेश्चन कम हो जाएगा, यानी जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, सो दैट मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो रिड्यूस हो जाएगा, और जो सरप्लस है थ्रू एडिशनल एसेट्स में एक्चुअली भी लेस देन द कॉस्ट ऑफ बोरिंग। तो जो एडिशनल सरप्लस जनरेट हुआ है, एडिशनल प्रॉफिट जनरेट हुआ है बाय एडिंग दोज एसेट्स, तो उसका जो बोरिंग कॉस्ट है, सो दैट मे बी मोर देन द एडिशनल प्रॉफिट अर्नड बाय दोज एसेट्स। और उससे अल्टीमेटली इम्पैक्ट क्या बनेगा, जो ईपीएस है वो अल्टीमेटली रिड्यूस हो जाएगा इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग। सो फाइनेंशियल लीवरेजिंग में ये एक पिटफॉल है जिससे किसी भी बिजनेस को बच के रहना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे फाइनेंशियल लीवरेज को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। सो हाउ टू कैलकुलेट फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज को कैलकुलेट करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। तो देयर आर कॉमन मेथड्स टू कैलकुलेट फाइनेंशियल लीवरेज। तो इसमें एक से ज़्यादा मेथड्स हैं इस लीवरेज को कैलकुलेट करने के लिए। सो फर्स्ट है डेट टू एसेट्स रेशियो। सो जो लोन है और जो टोटल एसेट्स हैं उनका रेशियो। नो फॉर एग्जांपल, अगर टोटल लोन जो रेज किया है दैट इज 40, और टोटल जो एसेट है ऑर्गेनाइजेशन के वो है 100, तो ये फाइनेंशियल लीवरेज को हम एक इस मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वन है डेट टू इक्विटी रेशियो। सो डेट मीन्स लोन, लेट अस से लोन का वैल्यू है 40
और जो इक्विटी है मीन्स शेयर कैपिटल, उसका वैल्यू है 30। तो ये मेथड भी यूज किया जा सकता है टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल लीवरेज। तो यहाँ पे हम डेट इक्विटी रेशियो को देखते हैं, जैसे हमने लास्ट पेज के ऊपर देखा कि अगर आइडियल डेट इक्विटी रेशियो बैंक्स 2:1 को कंसिडर करते हैं तो दैट मीन यहाँ पे जो फाइनेंशियल लीवरेज है इस फॉर्म में अवेलेबल है। नो तीसरा पार्ट है डेट टू EBITDA रेशियो। सो टोटल डेट ले लेंगे ऑन वन साइड, जो टोटल बोरोड मनी है, और दूसरी साइड हम EBITDA ले लेंगे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, टैक्स एंड एमोरेटाइजेशन। मैं रिपीट कर रहा हूं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट दैट इज नंबर 1, depreciation that is number 2, tax that is number 3, amortization that is number 4। तो इनके रेशियो के थ्रू भी हम फाइनेंशियल लीवरेज को चेक कर सकते हैं। देन इस पर्पस के लिए हम डुओ पॉइंट एनालिसिस को भी यूज कर सकते हैं। डुओ पॉइंट एनालिसिस के अंदर वी हैव a parameter called equity multiplier। सो इक्विटी मल्टीप्लायर को भी हम यूज कर सकते हैं। सो इक्विटी मल्टीप्लायर हम कैसे करेंगे? सो टोटल एसेट डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी। तो इसके बेसिस के ऊपर भी हम इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल डेट टू टोटल एसेट्स का रेशियो किया था, और यहाँ पे हम टोटल एसेट्स और टोटल इक्विटी का रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं इक्विटी मल्टीप्लायर। तो ये है डुओ पॉइंट एनालिसिस। एंड लास्ट वन ई, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में हम लेंगे EBIT को, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को, और डिवाइड कर देंगे इंटरेस्ट एक्सपेंसेस से। तो ये डिफरेंट 5 रेशियोज हैं जिनको थ्रू हम फाइनेंशियल लीवरेज को चेक कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आई होप यहाँ तक हर चीज़ हमें अच्छे से क्लियर है, और अगर ऐसा है तो क्विकली हम पोस्ट कर देंगे स्माइलिंग आइकन को। सो डू इट क्विकली, पोस्ट स्माइलिंग आइकन so that we could proceed further। यस, मैं देख रहा हूँ सभी स्टूडेंट से ये कंफर्मेशन नहीं आया है। मेरा रिक्वेस्ट है सभी से क्विकली इस कंफर्मेशन को प्रोवाइड कर दीजिए सो दैट आई कुड प्रोसीड फर्दर। यस, पोस्ट कर दीजिए स्माइलिंग आइकन को। और आगे हम बात करते हैं डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज एंड इट्स बिहेवियर। सो फाइनेंशियल लीवरेज एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कितनी है और उसका बिहेवियर क्या है, अब हम इस पार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। फाइनेंशियल लीवरेज में एनहेंस द रिटर्न ऑन इक्विटी एंड बियॉन्ड ए पॉइंट इट अफेक्ट्स एडवर्सली टू। तो जैसा हमने एग्जाम्पल के अंदर नोट किया था, जो फाइनेंशियल लीवरेज है ये एनहेंस करती है रिटर्न ऑन इक्विटी को, लेकिन ये एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ही ऐसा करती है। बियॉन्ड दैट पर्टिकुलर पॉइंट इट मे स्टार्ट अफेक्टिंग द प्रॉफिट्स एडवर्सली। तो अगर डेट इक्विटी रेशियो का हमने एग्जांपल लिया था, अगर आइडियल डेट इक्विटी रेशियो 2:1 है और बोरो करके अमाउंट इन्वेस्ट किया गया टू इंक्रीज द कैपेसिटी, और बोरिंग के बाद डेट इक्विटी रेशियो लेटेस्ट हो गई 4:1, तो इस केस में जो एडिशनल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो ऐसा हो सकता है कि उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो, और जिसके कारण वो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट उसने जनरेट करना था वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट वो जनरेट नहीं कर पाया, रादर देयर इज लॉस आउट ऑफ द एडिशनल इन्वेस्टमेंट। तो ये एडवर्सली भी इफेक्ट कर सकता है बियॉन्ड ए पॉइंट। फंडामेंटल रूल ऑफ मॉडरेट, ऑप्टिमल और ओवर यूज विल अप्लाई। तो यहाँ पे एक फंडामेंटल रूल है
कि फाइनेंशियल लीवरेज मॉडरेट होनी चाहिए या ऑप्टिमल होनी चाहिए या इसका ओवर यूज होना चाहिए। तो सर्टनली फाइनेंशियल लीवरेज जो है एक ऑप्टिमल लेवल का होना चाहिए। अगर फाइनेंशियल लीवरेज से बिजनेस को बेनिफिट मिलता है और वो बिजनेस का बेनिफिट कम लिया जाता है तो वो मॉडरेट डिग्री में है। और अगर फाइनेंशियल लीवरेज के थ्रू ज़्यादा बेनिफिट लेने की एफर्ट की जाती है जिसके कारण ये एडवर्स इम्पैक्ट अराइज हो सकता है तो वो ओवर यूज है। इसलिए ना तो ये ओवर यूज होना चाहिए फाइनेंशियल लीवरेज का डिग्री और ना ही वो मॉडरेट होना चाहिए, यानी मॉडरेट से कुछ ज़्यादा और ओवर यूज से कुछ कम, जिसको हम कहते हैं ऑप्टिमल लेवल, आइडियल वन, द बेस्ट वन। An optimal level is one which is just the right mix of equity and debt। तो ऑप्टिमल लेवल हम किसको कहेंगे? ऑप्टिमल लेवल वो है जिसमें इक्विटी और डेट का जो मिक्स है वो करेक्ट होना चाहिए। तो जैसे हमने बैंकों की बात की थी, तो बैंकों में ज़्यादातर डेट इक्विटी का जो मिक्स है वो 2:1 का जो मिक्स है। सो अगर एक इक्विटी है तो 2 लॉन्ग टर्म बोरिंग हो सकती है, बिकॉज डेट हम कहते हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग को। सो वो ऑप्टिमल लेवल जो है बिजनेस टू बिजनेस प्रोजेक्ट की नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिफरेंट होगा, बट इट शुड बी राइट मिक्स ऑफ इक्विटी एंड डेट। तो उसको हम कहेंगे एक ऑप्टिमल लेवल। ए साइंटिफिक कन्वर्जन ऑफ मॉडेस्ट, ऑप्टिमल एंड ओवर यूज इनटू नंबर्स विल गिव द डिग्री ऑफ लीवरेज। तो अगर हम इसको साइंटिफिकली कन्वर्ट कर देते हैं, मॉडेस्ट को, ऑप्टिमल को या ओवर यूज को फाइनेंशियल नंबर्स के अंदर, तो हम कैलकुलेट कर पाते हैं द डिग्री ऑफ लीवरेज। तो इट मीन्स हमारे पास इसके लिए डेटा होना चाहिए और डेटा के बेसिस के ऊपर हम उसको एक्सप्रेस करेंगे इनटू नंबर्स, और फिर नंबर्स हमें बताएंगे द डिग्री ऑफ लीवरेज अवेलेबल, डिग्री ऑफ लीवरेज यूज्ड। इन ए लार्ज प्रोजेक्ट ए कॉशियस अप्रोच इज अडॉप्टेड बिकॉज रिस्क टू will be very high and above optimal leverage can prove to be disastrous। तो जो लार्ज प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर फाइनेंशियल लीवरेज को लेकर के और भी प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो देयर वी हैव टू यूज़ ए कॉशियस अप्रोच। सो कॉशियस अप्रोच यूज़ करने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? बिकॉज वहाँ पे जो रिस्क है, सो रिस्क इज़ ऑल्सो वेरी वेरी हाई। तो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं जिनके अंदर जो जेस्टेशन पीरियड होता है वो लॉन्गर होता है, जिसमें जो कैश जनरेशन होता है वो इट टेक्स लॉन्गर पीरियड। तो उन केसेस में अगर ये फाइनेंशियल लीवरेज को बियॉन्ड ए पॉइंट यूज़ किया जाता है तो दैट कुड बी वेरी वेरी रिस्की ऑल्सो, और वो बहुत दफ़ा डिजास्टर्स भी हो सकता है। फ्रेंड्स, जिन स्टूडेंट्स का अभी तक लाइक डिसलाइक नहीं हुआ है वो क्विकली लाइक डिसलाइक को भी कंप्लीट कर देंगे। सो डू इट क्विकली। और जो फ्री हमारी यूट्यूब की लाइव क्लास है जिसको आप इस समय ज्वाइन किए हुए हैं, इसके बारे में ध्यान रखना है। ये क्लास आपको हेल्प करती है टू इंक्रीज योर स्कोर, आपके स्कोर को इंक्रीज करती है ये। लेकिन इसके बेसिस के ऊपर आप पास हो जाएंगे, केवल यही क्लास करें और पास हो जाएं, तो मुझे नहीं लगता ऐसा पॉसिबल है। उसके लिए आपको फुल सिलेबस को कवर करना होता है। अगर आपको पास होना है तो फुल सिलेबस को कवर करिए और उसे आप वीडियो लेसन्स यूज़ करके या IIBF की बुक को रीड करके स्टडी कर सकते हैं। लेकिन IIBF की बुक में आपको केस स्टडीज़ नहीं मिलेंगे, बहुत सारे, वेरी फ्यू केस स्टडीज़, और
कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए भी आपको कई प्रकार की डिफिकल्टी नजर आएगी। तो उसके लिए आप हमारे बेस्ट क्वालिटी के वीडियो लेसन यूज कर सकते हैं, जिनका प्राइस हमने बहुत कम रखा होता है। तो ये सब कुछ आपको हमारी ऐप में अवेलेबल होता है। तो यस, क्विकली लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर दें ताकि हम अगले पॉइंट को कवर करें। चलिए अगले पॉइंट के ऊपर चलते हैं। प्रोसीजर टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज की डिग्री को कैलकुलेट करने के लिए प्रोसेस क्या रहेगा? व्हाट विल बी द प्रोसीजर? So first of all, we will establish a correlation between operating profits, जिसको हम EBIT कहते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, and interest expenditure which is assumed to be a fixed expenditure। जब किसी प्रोजेक्ट के लिए टर्म लोन्स लिए गए तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है उसको फिक्स्ड एक्सपेंडिचर कंसिडर किया जाता है बाय द बिजनेस। तो एक तरफ हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट को रखेंगे और दूसरी तरफ हम इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर को रखेंगे। इनके अंदर कोरिलेशन को इस्टेब्लिश करेंगे। नंबर 2, इफ इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर इज लार्ज इन रिलेशन टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, देन हमें ध्यान रखना होगा ए स्मॉल डिक्लाइन इन लेवल ऑफ ऑपरेशंस and consequently fall in EBIT will result in a disproportionate decrease in EBT। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर थोड़ा सा भी डिक्लाइन हुआ सेल्स का, ऑपरेशन का, प्रोडक्शन का, तो एक्सपेंसेस जो है टर्म लोन का इंटरेस्ट वो फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं, तो उसके कारण व्हाट विल हैपन, तो EBT में फॉल आएगा और वो फॉल डिसप्रपोर्शनेट होगा, यानी वो फॉल ज्यादा होगा कंपेयर टू द डिक्लाइन इन EBT। EBT इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EPS और जो अर्निंग बिफोर टैक्स है वो डायरेक्टली रिलेटेड है अर्निंग पर शेयर के साथ, बिकॉज टैक्स रेट एंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आर कांस्टेंट। क्योंकि टैक्स रेट तो एक जैसा रहता है, तो अगर टैक्स रेट लेटेस्ट से 22% है तो प्रॉफिट के ऊपर टैक्स 22% ही पे करना पड़ेगा। सिमिलरली हम अज्यूम करके चलते हैं फाइनेंशियल लीवरेज के अंदर कि इक्विटी को फिक्स रखा जाता है, कांस्टेंट रखा जाता है। तो यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की बात है कि जो EBT है, अर्निंग बिफोर टैक्स, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है EPS के साथ। Any percentage change in EBT will be equal to percentage change in EPS। सो जितने परसेंट चेंज अर्निंग बिफोर टैक्स में होगी, ध्यान रखें हम यहाँ पे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स नहीं ले रहे, बिकॉज इंटरेस्ट ऑलरेडी हमने सेपरेट कर लिया है यहाँ पे। तो एनी परसेंटेज चेंज इन इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन EPS। तो अगर EBT में चेंज आता है लेटर से 5% का, तो EPS में, अर्निंग पर शेयर में भी 5% का चेंज आएगा। ऐसा एजम्पशन है इस टूल का। वेल फ्रेंड्स, हम इस सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे इन नेक्स्ट लेसन एज वेल। आई एम श्योर इस लेसन का आपको एडवांटेज मिलेगा अगर आप इसको अच्छे से करते हैं हमारे इस पेपर के अंदर, ABFM के अंदर। फ्रेंड्स, इस लेसन के साथ जुड़ा हुआ आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। सो इस वीडियो का कमेंट बॉक्स आपको हमेशा अवेलेबल रहता है। इसके अलावा अगर आपका कोई और रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए आप हमें इस ईमेल आईडी के ऊपर मेल कर सकते हैं। एक विंडो और आपके पास अवेलेबल है और वो विंडो है हमारी ऐप का।
हमारी ऐप का जो मैसेज बॉक्स है उसमें भी आप अपनी कोई क्वेरी जो आज के लेसन के साथ रिलेटेड ना हो तो वो हमें इस मैसेज बॉक्स में टाइप कर सकते हो। एट द सेम टाइम आपको रिक्वेस्ट किया जाएगा, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ, सो दैट जितने हम वीडियो पोस्ट करें उनके नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलते रहें। तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। तो अगले सेशन में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।